वतन अज़ीज़ के हालात, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है और उम्मीद यही होती है कि छुट्टी के दिन अमन व अमान होगा, पुरसकून होगा। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, इसमें हालात ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आम दिनों में होते हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है, ना ही पाकिस्तान के हालात और ना ही इस्लामाबाद के। मुझे अफसोस है कि मैं आपको अपने प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह की बात से कर रहा हूँ, लेकिन हक़ाइक़ दिखाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। और अगर हक़ाइक़ की बात करूँ तो आज इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आज 2024 है और आज इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में एक और धरना हो रहा है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। और ऐसा ही धरना इस्लामाबाद में 2017 में भी हुआ था। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज से सुप्रीम कोर्ट के, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। उस वक्त भी नेशनल एक्शन प्लान था पाकिस्तान में और उसके तहत यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं थी। और आज भी नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान में इन्फोर्स है। लेकिन अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीन पर हमला हुआ इसराइल का और इस लड़ाई को जारी अभी 8-9 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब जुलाई 2024 में आके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस्लामाबाद धरना लेके आएंगे और उनके मुतालबात क्या हैं आप भी देखें। इसराइली मसनूआत का सरकारी बायकॉट किया जाए, ये पहला मुतालबा है। दूसरा है फ़लस्तीन तक तिब्बी व ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। और तीसरा है नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। मुतालबात बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या मुतालबात को मनवाने का यही तरीका है कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल कर दी जाएं, सड़कें बंद कर दी जाएं और एक दफ़ा मुल्क में फिर बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी जाए उस वक्त जब हुकूमत मुश्किल में है और TLP फैज़ाबाद में है और सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। तो पिछले फैज़ाबाद धरने का जो अंजाम हुआ वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है, मैंने तो भुगता है वो। खैर अभी देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। और इसके बाद जो सियासी गहमा गहमी है उसमें यह हुआ है आज के सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर हैं, उनकी आज रिहाई हुई। और रिहाई के कुछ ही देर बाद जब वो फवाद चौधरी साहब के घर पे थी, वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस दोबारा पहुँच गई, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई बहुत थोड़े वक्त के लिए थी और उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ले गई वहाँ से। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में जो सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाली जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है रिज़र्व सीट का फ़ैसला आने के बाद, ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उन्होंने नीलम जहलम प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन ख़राब हुआ है और उसकी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ गई है। $9 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था जो इस वक्त इस हालत में नहीं है, वो चल नहीं रहा, वो बिजली पैदा नहीं कर रहा और पता नहीं वो चलता भी है कि नहीं चलता। आज उसकी मीटिंग थी, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उस पर देखते हैं क्या होता है। और IMF के साथ एक नया मुआहिदा जो ना सिर्फ हुकूमत के गले का तौक बन चुका है बल्कि पाकिस्तानी अवाम के गले का तौक भी बन चुका है। महंगाई उसकी वजह से बहुत बढ़ गई है और आने वाले महीनों में ये महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों से पहले वहाँ की वजारत दाखिला व कबायली इलाका जात की वजारत ने खैबर पख्तूनख्वा की एक ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं वो अपने घरों को ना जाएं, अगर जाएं तो बहुत एहतियात से जाएं, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस ख़राब सूरत हाल की वजह से उन पर हमले हो सकते हैं। दहशत गर्दों के नरगे में है टांक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत और बनू रीजन। और ख़ास तौर पे मुहर्रम की छुट्टी में उनको मना किया गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखें, छुपा के रखें। ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है आजकल में। और इस पर जी प्रोड्यूसर साहब बार बार मेरे कान में कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मौके पे क्या फरमा रहे हैं। जी मैंने सुन लिया, अभी सुनवाता हूँ आपको। और अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, बजाय अपने सूबे की सूरत हाल पर नज़र रखने के और इस अमन अमान की सूरत हाल को देखने के लिए वो क्या फरमा रहे हैं, आप सुन लें। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे आवाम की ताकत है न तुम्हारे पास आवाम का वोट है।
अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर-ए-आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बाज नहीं आ रही हो। हरतों से बाज आ जाए, पंजाब की हुकूमत बाज आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाज आ जाओ इन चीज़ों से। इसी तरह की धमकी उन्होंने परवेज़ खटक साहब को भी दी है, जो साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे और पीटीआई के साबिक रहनुमा भी थे। और ये उनके हालात हैं। साथ आज ट्रंप पर हमला हुआ अमेरिका में, उनकी जान बच गई, लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप के बारे में जो मुबस्सिरीन है वो ये समझते हैं कि वो अगले अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे अब ज़्यादा आसानी के साथ। और ऐसा ही हमला में याद आता है कि कैनेडी पे भी साबिक अमेरिकी सदर कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी पे भी हुआ था, और जिसमें वो मारे गए थे। और उसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, साजिशी थ्योरियाँ घड़ी गई, जिसके में एक ये भी थी कि शायद CIA ने वो हमला कैनेडी पे करवाया था। तो अब ट्रंप के भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब करके ताकत में आना ये काफ़ी मुश्किल काम है। देखते हैं ट्रंप कर पाते हैं कि नहीं, और पाकिस्तान में ये हो पाता है या नहीं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जो MNAs हैं PTI के, उनके बारे में ये ख़बरें आ रही हैं। शेख वकास अकरम ने भी ट्वीट किया है, उमर अयूब खान ने भी ट्वीट किया कि हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। और इस वक्त तक जो हमारे पास ख़बर आई है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 41 जो MNA जिनका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, उसमें से 25 ने बयान अल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, सिर्फ 25 ने, और 7 शाम तक करवा देंगे। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जो फैसल वावडा ने कहा था कि अभी बहुत वक्त है, और इसी तनाजुर में उमर अयूब खान ने बहुत सख्त बयान आती हैं। उन्होंने धमकी दी है शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को और तमाम सरकारी अफसरान को कि मैं आपको देख लूँगा। और लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि एंड हाउंड यू अंग्रेज़ी में हाउंड का क्या मतलब है, खैर ये तो उनकी चॉइस है। हम इस पर बात करेंगे कि PTI कैसे मुज़ाहमत करेगी। एक असद कैसर साहब का छोटा सा शॉट सुन लें। हमारा MNA अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। गवर्नमेंट या इदारे जो जिसके पास इख्तियार है वो ज़ोर और ज़बरदस्ती से लोगों को कमिटमेंट है या वफादारी है उसको चेंज करने के लिए वो इस किस्म के इक़दाम करेंगे। तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हर मुकाम पे करेंगे। अब मुज़म्मतों का वक्त ख़त्म हो गया, अब मुज़ाहमत है, हम मुज़ाहमत करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मैं मुतालिबा करूँगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और शुएब शाहीन रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अफनान साहब, आपने देख लिया जी, अब आप बताएं हुकूमत के पास क्या चारा है। कल आपकी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग भी हो रही है, तो इतने चैलेंजेस हैं आपकी हुकूमत के लिए, आप समझते हैं कि आप इसे ओवरकम कर लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में इससे बड़े चैलेंजेस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुकाबला किया है, और हम होपफुल है कि आगे भी कर लेंगे। मुकाबला किया है, नाकाम हुए, कामयाब भी हुए। 5 साल जो 2013 से 18 जो है पाकिस्तान का सुनहरी दौर था। आप 105 रुपये का डॉलर था, 6% इंटरेस्ट रेट था, फॉरेन एक्सचेंज आपके रिजर्व जो थे वो रिकॉर्ड थे, GDP आपका रिकॉर्ड माजी हो गया। अब तो आपकी हुकूमत, सीटें आपके पास सबसे ज़्यादा नहीं हैं, अवाम में मकबूलियत उतनी नहीं रही। अब आप ये TLP का यहाँ धरना आया हुआ है, PTI ने आपको कह दिया है कि हम तो मुज़ाहमत करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, मुज़ाहमत या मुफ़ाहमत? देखिए, मुफ़ाहमत तो दो ताली जो है 2 हाथों से बचती है। तो अगर वो मुज़ाहमत करेंगे तो फिर हम भी मुज़ाहमत ही करेंगे। कैसे? आप तो कर रहे हैं, आप देखें ना, आपने MNAs कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप MNAs गायब कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? नहीं, हम कोई MNAs नहीं गायब कर रहे। किधर जा रहे हैं फिर ये MNAs? ये मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे ये गायब। कौन कर रहा है फिर? और ये इसके ऊपर रोशनी जो है वो PTI वाले डाल सकते हैं। उन्होंने डाली है, उन्होंने उमर अयूब के ट्वीट देखें, असद कैसर का वो तो आपके तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में कह रहे हैं कि वो आप करवा रहे हैं उनसे। नहीं, देखिए, ये एग्जैक्टली ये कहते हैं, इसको तो मतलब मामले को देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है जिसके अंदर इनको कुछ कहा जाए। मगर अगर ये कोई इनके सनम जावेद आज गिरफ्तार दोबारा हो गई हैं, इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे दोबारा नैब का केस हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पे चले गए, हालांकि कल उनको इद्दत केस में भी बरी कर दिया गया था। तो ये तो हुकूमत ही कर रही है ना? नहीं, ये प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत ही बिल्कुल करती है। अगर ज़ाहिर जराइम का कोई वो करना है, पकड़ना है किसी को, तो वो हुकूमत ही करती है। वो उस हद तक तो हम करते हैं, लेकिन
ये जो इस तरह की बातें हैं जिनका नहीं मालूम कि कौन किधर गया है बंदा, उसका तो जब तक कोई तहकीक नहीं होगी तब तक जो है वो कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ठीक है। जो हमारी पूरी कोशिश ये रही है जब से हुकूमत आई है कि हम मुफाहमत के साथ चलें और जो है मुल्क के बड़े मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और उसमें हम चाहते हैं कि PTI हमारे साथ बैठे। मगर आप देख लें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, मतलब एक गली का गुंडा भी इससे बेहतर ज़बान इस्तेमाल कर सकता है जो इसने इस्तेमाल की। शुएब शाहीन साहब, और ये इतनी थर्ड क्लास और गिरी हुई है। देखें आप, ये हमारे कल्चर के भी ख़िलाफ़ है, हमारे रिलीजन के भी ख़िलाफ़ है। आप इस तरह किसी खातून को क्या कहते हैं को एड्रेस कर रहे हैं, और ये मतलब अफसोस की बात है कि एक सूबे का जो है वो चीफ मिनिस्टर है, मतलब PTI के पास बंदे यही रह गए हैं जो इस तरह के गली के गुंडे टाइप। शुएब साहब, PTI के पास ज़ाहिर है सिर्फ इस तरह के लोग नहीं हैं, और भी लोग होंगे, आप उनमें से एक हैं। बताइएगा कि एक तरफ तो आपको हुकूमत पे एतराज़ है कि वो आपके MNAs को धमका रही है, आपके लीडरान पे, वर्कर्स पे केसेस बनाई जा रही है। दूसरी तरफ आपके वज़ीर आला साहब की ये ज़ुबान है, जबकि उनके सूबे में अमन व अमान की ये हालत है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को कह दिया गया है कि अपना ख्याल खुद रखें। क्या है ये? देखें, एक है अमन व अमान की सूरत हाल, ये एक अलग चैप्टर है। ये कोई KP का आज का मसला नहीं है या बलूचिस्तान का आज का इशू नहीं है। ये साल से चला आ रहा है और इसके ऊपर बहरहाल संजीदगी से ज़रूरत है। और कई जगहों पे मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और कई जगहों पे ये चीज़ें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है कि पंजाब की वज़ीर आला कानून के दायरे में रहें, उसका लुब लबाब ये है। तो क्या गलत कहा है? मुझे बताएं कि जो गुंडागर्दी पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है, जिस मुझे तरीके से जो टोन है, जो तरीके उस पर एतराज़ है। देखें, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आप सरम जावेद को मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, इसको रिलीज करते हैं। अगर कोई मुकदमा आपके पास है, अगर वाकई जदन मुकदमा था, तो आज उसका अशर अदालत ने कर दिया, FIA के उस केस को उठा करके डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। मीनिंग देर पाई है बदनीयती पे मबनी। अब वो रिहा हो गई, वो घर चली गई, घर से जा करके किसी जहाँ भी फैमिली हाउस में, वहां से जाकर के इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके आई। और इस्लामाबाद पुलिस को इनसे पूछ के थोड़ी कर रही होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ उनके कहें इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। हाँ, वो शहबाज शरीफ हो, आज़म नज़ीर तारड़ हो या मरियम नवाज हो, इनके पास ना अख्तियार है ना अथॉरिटी है कि आप इनको पकड़े उठा करके बंद कर दें। वो पुलिस उनके कहने पे अमल दरामद करती है, और ये उनके पास सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाने, फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए रोल अदा कर रहे हैं। इक़्तिदार तो पता नहीं उनका बचता कि नहीं बचता है सबके बावजूद। लेकिन ये मुझे बताइएगा शुएब साहब कि जो आपने कहा है कि हुकूमत बदतरीन किस्म की, मैं कहूँगा कि ना सिर्फ ये कि वर्स्ट गवर्नेंस है, बल्कि ये बदतरीन किस्म की यजीदियत है जो पेश कर रही है। शुएब साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है इस हद तक कि हुकूमत आपके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस ले आती है जब पहले का फ़ैसला आता है, लेकिन सिस्टम, हमें तो ये लग रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे, कि सिस्टम तो वापस वेलकम कर रहा है PTI को, खान साहब को। आपके जितने केसेस थे, अहम केसेस, उन सब में आपको बरी कर दिया गया। अब एक रह गया 9 मई का और ये तोशा खाना का। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और इद्दत केस है और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सिस्टम आपको, आपके साथ इंसाफ भी कर रहा है, इंसाफ आपको मिल रहा है, अगर हुकूमत आपके खिलाफ है तो? देखिए, एक है करप्ट सिस्टम, एक है अदलिया की आज़ादी। अब इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा कौन है? ब्यूरोक्रेसी और ये कठपुतली हुकूमतें। ये उस इलेक्शन कमीशन, ये उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। आप बता दें कि जिस तरह इलेक्शन से पहले ये 3 सजाएं दी गई, अब तो ये लोग भी खुद के बोलते हैं खुल के कि नहीं जनाब गलत सजाएं देगी। तमाम प्रोसिक्यूटर्स ने आकर कहा कि नहीं जी गलत सजाएं, आप सिर्फ इसको रिमांड कर दें। इन तीनों केसेस में जिनमें सजाएं हुई 35 साल के करीब। लेकिन अदलिया ने अब खड़ा होना शुरू हो गए, इसलिए कि उन्होंने ये भी तारीख में पहली मरतबा होगा कि 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया, उस पर सो मोटो एक्शन लिया गया और एक्शन हो रहा है। तो इसलिए अदलिया ने एक आज़ादी का जो उनको ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो अपना आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उसका हमें बेनिफिट मिलता है। देखिए,
ठीक है, बेनिफिट आपको हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप नहीं मांगते अदालत वो भी आपको दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ आप अपोजिशन में हैं, मसलन मरकज़ में और पंजाब में या सिंध में भी, वहाँ तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं मानता हूँ। जहाँ आपकी हुकूमत है, जहाँ आप हुकूमत में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो आप जवाबदेह हैं ना, वहाँ तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। आपके वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ खटक को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सूबे में दाखिल नहीं होने दूंगा, लेकिन दहशतगर्द जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो गंडापुर साहब अपने ज़िले में खुद नहीं जा सकते जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ नहीं है, बल्कि उनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये क्यों है ऐसा? अगर अमन अमान नहीं होगा तो आपके ख्याल आपकी हुकूमत बच पाएगी इस तरह की बदअमनी में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमन अमान कायम करना ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और अगर उनको कोई मुश्किलात हैं, वो अपनी एड के लिए तमाम एजेंसीज को, तमाम अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सबसे दुनिया की खतरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम TTP है, आप उसको भाई कह रहे हैं। ये क्या आपका इतना आपका फर्क है पूरी दुनिया से और अपने मौक़िफ़ से? आपने कहा भी, आपने कहा भाई हैं, भाइयों से कैसे लड़ते हैं? साया मुल्क है हमारा, अफगानिस्तान में मौजूद है TTP, ये भी यूनाइटेड नेशन ने आज कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद है। कि उसके साथ लड़ाई करके आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा तो आपने सुलह करके कर लिया। सुलह करके क्या कारनामा? परवेज़ खटक के हवाले से कह रहे थे, मुझे बता दें आज अफसोसनाक KP में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रहती है ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से कितने लोगों के खिलाफ पर्चे हुए, कितने लोगों को उठा करके पुलिस ने गायब कर दिया, कितने लोगों के घरों में चादर चार दीवारी की पामाली हुई, कितने लोगों के साथ बच्चों को और फैमिली को उठाया गया, जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, जो कुछ आज इस्लामाबाद में हो रहा है। ठीक है, ये बात आपके बेस्ट काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि गवर्नेंस है, इस लिहाज से कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, एक मुकदमा मुझे जरा स्टूडियो में मैं आपको मैं अभी और मजीद क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अफनान साहब ये बताएगा, आपने गुफ्तगू सुनी, PTI का तो वाजे लग रहा है, पॉलिसी उनकी क्लियर है कि वो भाई हैं अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, भाइयों के साथ लड़ते नहीं हैं। आप जाना चाह रहे हैं एक उसमें ऑपरेशन में, तो ये कैसे गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी आपको जब सियासी सपोर्ट ही नहीं है इस ऑपरेशन को? देखिए, पहली तो मैं आपकी बात सेकंड करता हूँ कि इसके बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी ये जो इस वक्त दहशतगर्दी है, जो जिनको ये भाई कह रहे हैं, जनरल बाजवा जिसके साथ आपने डील करके वापस आए, जनरल बाजवा, मैं ये ज़रा वाली बात उस पर उसको मैं एड्रेस करता हूँ। ठीक, ये जो कह रहे हैं भाई हैं, तो फिर भाइयों के खिलाफ क्यों ये लोग वार्निंग इशू कर रहे हैं सरकारी उनको कि भाई मुलाजमीन को कि भाई अगर वो भाई हैं तो उन्हें क्यों मार रहे हो? और ये भाई कौन से भाइयों वाला काम है कि भत्ते वसूल कर रहे हैं पूरे पख्तूनख्वा से? तो ये एक बड़ी गेम के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम किया गया था, और इसके 3 मुजरिम मैंने आपको गिनवा दिए कि वो कौन है। और ये कौम जो है कुर्बानियाँ ही देती रहेगी कि कुर्बानियाँ दे के उनको निकाला था, वापस ला के बात कर दिया, फिर कुर्बानियाँ कह दिए। मुजरिम के खिलाफ आप एक्शन कोई नहीं ले सकते। खैर चलें आगे चले, वो तो एक स्ट्रगल है जो आपने भी किया और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो। लेकिन सच यही है कि ये ना पार्लियामेंट से पूछा गया था, ना कोई इसके ऊपर बहस हुई, और खुद ही करके उसके बाद काम को पूरा पता दिया। ये बताइएगा कि मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की कल एक मीटिंग हो रही है मरी में जी, तो क्या एजेंडा है वहाँ पे, और वहाँ एजेंडा क्या है मीटिंग का? देखिए, एक तो ये जो अभी फैसला है, इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आगे मामला तो कैसे लेके चलना है। बुनियादी जो है वो ये बात होगी वहाँ पर। तो आप की जो स्ट्रेटजी जो है आपके ख्याल में वो ये होगी कि हर कीमत पे, हर सूरत में हुकूमत में कैसे रहना है, या सियासी अगर लड़ाई करनी पड़ी PTI से, सियासी लड़ाई, पुरअमन सियासी लड़ाई, उसके लिए अगर आप को हुकूमत छोड़नी भी पड़ी तो आप छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है एजेंडा? देखें, अगर हम बिल्कुल सियासी लड़ाई लड़ने के लिए हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, और एक बात आप ध्यान में रखें कि ये हुकूमत जो है ये कांटों का सेज है। हमने तो ये बहुत दफ़ा कहा है कि किसी और ने लेना तो ले ले। अगर किसी कोई ये समझता है कि इस हुकूमत को लेके मुल्क के हालात ठीक कर सकता है, जल्दी कर सकता है, आगे कर ले। ये तो बहुत मुश्किल एक काम हम कर रहे हैं, लगता है थक गए। थक क्या गए? है ही बहुत मुश्किल काम, ये आसान काम नहीं है। तो क्या कल हो सकता है ये बात हो कि हम हुकूमत छोड़ दें और PTI जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है वो किसी के साथ भी मिलकर बना ले?
ये बनाते नहीं ना हुकूमत। नहीं, आप इसमें आपका क्या मसला है? देखिए बात ये है कि हम आपका मुल्क को है। डिस्टेबलाइज तो नहीं होने दे सकते ना इतने बड़े मुल्क को, लेकिन मैं ये समझता अभी हूँ ये स्टेबिलिटी है, मैंने अभी जो आपको सारा कुछ इससे ज़्यादा खराब हो सकता है ना। अब सारा धरना आया है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात देख लें, इससे ज़्यादा हालात ख़राब थे 2013 में जब हुकूमत आई थी, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो बात यह है कि हमारी कोशिश है कि मुल्क को आगे लेके जाया जाए, मुल्क के हालात बेहतर किए जाए। उसके लिए हुकूमत छोड़नी पड़ी तो छोड़ भी देंगे, हुकूमत चलानी पड़ी तो चलाएंगे भी। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब और शुएब शाहीन साहब। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद दो बहुत अहम मौजू पे आपसे बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम के हिस्से में आपने देखा कि सियासी मामलात पर कितनी गर्मा गर्मी है, और हमने आपको शुरू में बताया भी कि पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कहीं से भी कोई खुशी की या सुकून की खबर भी नहीं आ रही। और इसी तरह लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी बहुत मुश्किल हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे एक तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली महंगाई बढ़ी है, और दूसरा ये कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो हमें ये बताया जाता था कि IMF के साथ मुआहिदा होगा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके होने के बाद ही हमारे यहाँ बेहतरी आएगी। लेकिन इतनी सख्त शराइत पे, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि IMF के साथ IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई जो वो देते हैं किसी बीमार को उसके इलाज के लिए, वो ज़रूरी नहीं है वो उसको शफा भी दे। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, और पाकिस्तान 25वीं दफ़ा IMF के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है। पाकिस्तान का IMF के साथ ये 25वां मुआहिदा है, और उसमें इशू ये है कि हर दफ़ा ये कहा जाता है कि ये आखिरी होगा, ये आखिरी होगा, लेकिन वो आखिरी आ नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्ज़ों का दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। एक बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों में सबसे ज़्यादा दबाव चीन के कर्ज़ों का है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हक़ाइक़ के मुताबिक पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, और पेरिस क्लब के। ये तमाम कर्ज़े मिल के पाकिस्तान पे, और इसके अलावा पाकिस्तान पे जो बॉन्ड्स जारी किए हैं पाकिस्तान ने, उसका भी दबाव। तो ये 70% कर्ज़ा जो पाकिस्तान पे बैरूनी कर्ज़ा है उसमें से 70% इस पे है, और बाकी तकरीबन 30% के करीब जो है वो चाइना का जो पाकिस्तान पे कर्ज़ा है वो है। लेकिन ये बर्डन एक दफ़ा पाकिस्तान को मौका अल्लाह ने दिया था 2000 में, जिस वक्त 9/11 हुआ और पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया एक नई अफ़गान जंग में। उस वक्त पाकिस्तान को मौका मिला था। पाकिस्तान का कर्ज़ा पूरी दुनिया ने रीशेड्यूल किया, जिससे रिलीफ मिला, लेकिन उसको ज़ाया कर दिया गया मौके को। क्या अब फिर वो मौका नहीं है कि दोबारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में इन सब के साथ जाए और ये कहे कि जब तक ये रिलीफ नहीं मिलता उस वक्त तक हम इस मुश्किल में से नहीं निकल सकते? मिफ्ता इस्माइल साहब, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अभी बताया है, उम्मीद है आपने सुना होगा। कि आपके ख़्याल में ये IMF का जो आखिरी मुआहिदा है 25वां हमारे साथ, ये तमाम मसाइल को हल कर देगा? नहीं अफसार भाई, बिल्कुल हल नहीं करेगा। ये एक कोशिश है। देखें IMF की हमारी डिमांड होती है। हम अक्सर बात करते हैं कि IMF की हमारे ऊपर बहुत डिमांड है, लेकिन हम बहुत सारी और डिमांड्स की बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो रियासत के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी शामिल है, उसकी भी डिमांड हमारे ऊपर होती है। हमारे जो सूबे हैं उनकी भी डिमांड होती है। हमारे जो सियासतदान हैं, MNA, MPAs, MNAs और जो हुकूमत वक्त है उसकी भी डिमांड होती है। तो उन सब की डिमांड जो है वो भी पूरी करनी होती है। हम IMF को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमको आवाम के ऊपर तो ये सारी चीज़ों का बोझ गिरता है। तो अगर आप डेट भी ख़त्म करवा देंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। जैसे आपने ख़ुद ही बताया कि सन 2000 में भी जो कुछ लोन फॉरगिवनेस हुए, कुछ रीस्केजुलिंग हुई, लेकिन उससे मसला नहीं हुआ। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल मसाइल खड़े कर रखे हैं। तो एक तो ये कि डेट अगर कम भी होगी तो 20-30% कम होगी, और उसके जो 2-3 साल का वक्फा लगेगा उसमें कितनी GDP को नुकसान होगा वो अलग बात है। लेकिन ये अगर कम भी होती है तो इससे अगर हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के नहीं, मैंने एग्जांपल दिया 2000 की, मैंने 2000 की एग्जांपल दी है कि 2001 में ये हुआ था और उससे रिलीफ मिला। हालात, मुआशी हालात उस वक्त थोड़े बेहतर थे। तो हम एक IMF का लोन लेते हैं और फिर कर्जे का बोझ इतना ज़्यादा है, हर साल इतना ज़्यादा कर्जा देना है, कि आप समझते हैं कि ये हम मैनेज कर पाएंगे अगले कुछ सालों में? सर देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है
कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर ये चीज़ें अब दुनिया ये कहती है कि कर्ज़ लेते वक्त भी तो सोच लेते ना। अभी आपके वज़ीर आज़म गए थे चाइना, तो आप उन्होंने 7 बिलियन का एक और कर्ज़ लेने की बात करी ट्रेन की, और 2 बिलियन का रोड रायकोट से थाकोट बनाने की। मुझे नहीं लगता, और वो मेरे ख्याल से रोड तो शायद अप्रूव भी हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त $9 बिलियन का आपको और लोन लेना चाहिए। लेकिन जब आप जिस प्रोजेक्ट में $1 की इनकम नहीं आ रही, तो जब आप $9 बिलियन के और लोन करने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आप किस मुंह से दुनिया से कहेंगे कि हमारे पिछले जो कर्जा जात हैं उसमें कमी कर दो। और ये हमने श्रीलंका में देखा है कि जब वो डिफ़ॉल्ट हुए तो अब जाके श्रीलंका की बात हुई है, वो भी चाइना से बात नहीं हुई, दीगर ममालिक से। और उस पहले साल श्रीलंका लेकिन मिफ्ता साहब लेकिन बात ये है, ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि मज़ीद कर्ज लेना मुनासिब नहीं है इस वक्त, लेकिन बचत कितनी करें, कटौती कितनी कर लें। मतलब हमारा गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? हम कितने अपने बाल छोटे करवाते जा रहे हैं, हमारे पास आमदन है क्या और ख़र्चा है क्या जिसमें से हम काटे जा रहे हैं। मसलन अभी जो बिजली के बिलों में उन्होंने कंसेशन दी है 50 अरब रुपए की, वो 50 अरब रुपए उधर तरक्याती फ़ंड में से काट लिया गया है। तो मतलब तरक्याती फ़ंड ही नहीं है हमारे पास। तनख्वाहें देने के बाद, पेंशनें देने के बाद, खसारे में चलने वाले, उसके बाद कितना काटते जाएं। IMF को ये सब नज़र नहीं आ रहा। कोई रैशनल भी तो होता है। बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, टैक्स रेट देख लें तनख्वाहदार तबके का। मतलब आपको ये साइड क्यों नहीं नज़र आ रहा? कि आपने पिछले साल 700 अरब रुपया खर्च किया था, जिसको आप तामीराती प्रोग्राम कहते हैं, PSDP। इस साल आपने पहले 1400 रखा, फिर 1150 रखा, और अब 1100 अरब रुपए कर लिए। ठीक है, आपको किसने कहा है कि आप इसको इस वक्त जो इतने बुरी माशी हालात हैं इसमें 400 अरब रुपया बढ़ाएं? आप भी जानते हैं सर कि 500 से 600 अरब रुपया MPAs और MNAs को आपने प्रोजेक्ट्स पे लगाने के लिए दिए हैं। क्या इस वक्त कौम इस चीज़ की मुतम्मिल है कि हम 600 अरब रुपया 500 नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगा। मैं आप माजरत के साथ इसमें थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। वो MNAs सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ स्कीम्स बनी चाहिए, उनकी पॉकेट में नहीं जाते। वो हुकूमती इदारों के ज़रिए उन प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं, और वो लोगों की ज़रूरत है प्रोजेक्ट, और फिर उससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी तो जनरेट होती है ना, वो भी तो ज़रूरी है ना मिफ्ता साहब। सर अफसार भाई, मैं ऐसी गुजारिश कर लूँ आपसे कि पिछले 3000 स्कूलें जो बनी है ना बलूचिस्तान में, उसमें से 2700 स्कूलें गोश्त स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये जब रोड रास्ते बनते हैं बार-बार, सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ठीक है, बार-बार कनाल की लाइनिंगें होती हैं। एक तखमीना है डॉक्टर हफीज़ पाशा का, और जो कि बहुत हक में होते हैं इन चीज़ों के, कि 50% पैसा जो है वो नहीं लगता है, 50% पैसा लगता है, 50% जेब में जाता है। ये आप भी जानते हैं सर कि 1/3 से आधे पैसे जो है वो करप्शन की तरफ जाते हैं। ये इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप ये ठीक है, हम 10 साल से, हमारा नेपरा ये कहता है कि 11% T&D लॉसेज होने चाहिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हम 10 साल से 12 साल से 18% से उसको नीचे नहीं ला के दे सके। 19 से 18। मेरा पॉइंट ये है कि अगर करप्शन है, MNA को ना दें, MNAs को ना दें, लेकिन तरक्याती फंड तो बढ़ना चाहिए ना। हमारे हालात क्या हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, करप्शन नहीं होनी चाहिए, एग्रीड। MNAs को ना दें, एग्रीड, लेकिन तरक्याती फंड तो बढ़ना चाहिए ना। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। इस वक्त जब आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जब आप नौकरी पेशा के ऊपर के 38% टैक्स लगा रहे हैं, जब आप डॉक्टरों के, अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के ऊपर 39.5% टैक्स लगा रहे हैं, उस वक्त आपको ये खर्चा नहीं करना चाहिए जब आपको पता है कि आधा करप्शन में जा रहा है। इस वक्त आपको 24% हुकूमत का खर्चा बढ़ाने की, जारी अखराजात का खर्चा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चले आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी तो आप खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15% इन्फ्लेशन है, आपने 24% कैसे खर्चा बढ़ा दिया? आपने NFC को क्यों नहीं देखा? आपने सूबों को क्यों नहीं कहा कि यार थोड़ा थोड़ा ADB कम करके हमारी वफाक में पैसे दे दो, ताकि हम कोई तनख्वाहदार तबका का टैक्स नहीं लगाना पड़े? आपने बिजली के अंदर क्या 1% कम किया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस? क्या आपने 1% रिकवरी कम की है? ये केयरटेकर आई थी तो 75 अरब रुपया आपने रिकवरी की थी, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। आप 200 अरब रुपया अगर रिकवरी कर लें या 400 अरब रुपया साल का रिकवर कर लें, तो 4 रुपये से आपका यूनिट की प्राइस कम हो जाएगी। तो हम जाके ये कहते हैं कि नहीं, सारा कसूर IMF
IMF का है। हम ये नहीं देखते कि सूबे क्या पैसे लेके जा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम जारी अखराजात में क्या बढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि यहाँ हमने करप्शन की बाजार जो गर्म करी है वो करी हुई है, हम ये नहीं देखते कि हमारी इनएफिशिएंसीज हम लोगों के ऊपर पास कर रहे हैं, कि हम बिजली की चोरी भी नहीं रोक सकते, बिजली के ट्रांसमिशन लॉसेस भी नहीं रोक सकते, हम बिल भी कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हम पैसे नहीं देंगे तुम्हारे। ये क्या बात हुई? दुनिया इस तरह नहीं चलती सर। दुनिया आपसे बोलेगी कि पहले अपना घर तो ठीक करो। आपने अपने घर ठीक करने के लिए क्या काम किया है? अच्छा ये बताइएगा, एक तो मुख्तसरन ये बताएं घर ठीक करने के लिए क्या क्या करें, पहले 3-4 स्टेप्स बताएं। दूसरे मुझे सवाल, आम आदमी का सवाल है, इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, टैक्स भी बढ़ गए हैं, आने वाले ये पूरा साल और इससे अगला साल आप समझते हैं कि आवाम को कुछ थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस महंगाई से, या ये ऐसे ही चलेगा, इससे भी बढ़ जाएगी? सर गुजारिश ये है कि बिजली और गैस की कंपनियों की जब तक आप निजकारी नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। तीसरी चीज़, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। आपके पास सर्दियों में इतना पावर प्लांट होता है, इतना पावर ज़ाया हो रहा है आपका, जिसको आप बैठे बैठे उनका आप किराया या उनकी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। आप सर्दियों में सस्ती करें। अफ्तार भाई, हम बिजली की बात कर रहे हैं ना महंगी की, आपको पता है इस वक्त सिंध के अंदर जो विंड पावर की बिजली है गवर्नमेंट को फ्री में मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ले नहीं पा रही क्योंकि ट्रांसमिशन केबल नहीं लगा हुआ। इस वक्त पंजाब के अंदर महंगी बिजली बनती है, सिंध में सस्ती बन रही है, लेकिन हम लेके नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी तक मटियारी और लाहौर का वो ट्रांसमिशन केबल नहीं बना हुआ। तो हम ये जरा सा देखें कि हमारी इनएफिशिएंसी, हमारी कोताही सस्ती कैसे कर सकते हैं? हुकूमत को जरा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना कैसे कर सकते हैं? सर्दियों में सस्ती सर आपका वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, जो ईंधन का कॉस्ट है वो 15 और 20 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। जब आप, और सर्दियों के अंदर अगर आप, क्योंकि बिजली भी कम बन रही होती है, आप अच्छे इफिशिएंट फ्यूल से चलाएं, 20-22 रुपए के अंदर आप बिजली बनाते हैं, आप उसको 30 रुपए की बेचना शुरू कर दें, लोग खुद ब खुद गैस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर गर्मी सर्दी के अंदर सर एक लेवल तो क्यों नहीं करते? होती है हमारे ये इतना सादा फॉर्मूला क्यों नहीं करते? आवर्स की डिमांड क्यों नहीं करते? सर्दियों में गर्मी में हो जाती है, सर्दियों में ख़त्म हो जाती है डिमांड। क्यों नहीं करती हुकूमत ये वाला जो स्टेप आप बता रहे हैं? इतना सादा है सर। ये एक सोच में सच बताइएगा, सच बताइएगा, हुकूमत में रहे जी। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, एक सोच में फंसे हुए, क्यों नहीं करते? एक सोच में फंसे हुए, IMF भी एक सोच में, सर एक सोच में फंसे हुए, हम भी, IMF भी फंसा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान भी फंसी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान को कहना चाहिए कि IMF को हम ये करेंगे, और अगर हम ये पैसे रिकवर नहीं कर सके तो हम PSDP से काट के दे देंगे, हम करंट एक्सपेंडिचर से काट के दे देंगे। ये गारंटी करें और आप एक मरतबा करके देखें। लेकिन आप जब तक ये बेसिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक आप कोई नया सोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे, ये इस तरह नहीं चल सकता सर। दुनिया की महंगी तरीन बिजली, एशिया की महंगी तरीन बिजली एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम हम बेच रहे हैं। You're going to destroy the बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब हमसे बात करने का। हमारे प्रोग्राम का वक्त ये इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो एक अहम इशू इस मुल्क का और उस पर एडिटोरियल। किंग कनूत सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, और ये एक ऐसा यकीन है लोगों का, कुछ लोगों का, इंडिविजुअल हों या एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनका यकीन इस बात पर होता है कि, और उनके सपोर्टर्स का भी, कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी, और उसके लिए ना उनके पास कोई सबूत, ना कोई उनके पास कोई स्ट्रेटजी, ना कोई उनके पास पॉलिसी, और ना ही कोई अमली तौर पे किसी ना किसी तरह का एक्शन लेने की उनकी कैपेसिटी होती है। ये किंग कनूत जो सिंड्रोम है, ये मेरे जहन में इसलिए आया है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा पुरानी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे कम पुरानी है, लेकिन पुरानी जमातें हैं दोनों, और इनकी जो स्ट्रेटजी है आजकल, उसको देख के लगता है कि दोनों सियासी जमातें, उनके सरबराह, उनकी लीडरशिप और उनके सपोर्टर्स वो किंग कनूत सिंड्रोम का शिकार हैं। और ऐसे कि ज़माना बदल गया। मुझे 2 एग्जांपल याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक था VCR की जो जनरेशन है उनको पता होगा कि VCR एक बहुत अच्छी इन्वेंशन थी। लोग VCR पे फिल्म देखते थे, ड्रामे देखते थे, और एक तफरीह का बहुत बड़ा ज़रिया था। अब तो नेटफ्लिक्स है और बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन किसी ज़माने में सिर्फ VCR था और वो बहुत कामयाब था। लेकिन VCR फिर ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने में VCR की अपनी कोई गलती नहीं है, वक्त बदल गया था, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसी तरह आप देखें ब्लैकबेरी फ़ोन,
दुनिया का कामयाब तरीन फ़ोन था, सबसे सेफ था, सबसे मॉडर्न था, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर उनके पास होता था, उनका इक्विपमेंट सबसे अच्छा था। ब्लैकबेरी फ़ोन वॉज परफेक्ट, उससे बेहतर फ़ोन नहीं बना था और उनकी कोई गलती नहीं थी उनके ख़त्म होने में। लेकिन आज ब्लैकबेरी फ़ोन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता और ये चंद सालों में हुआ है। क्यों? इसलिए कि ब्लैकबेरी की गलती नहीं थी, फिर भी वक्त बदल गया, ज़माना आगे निकल गया, वीसीआर और ब्लैकबेरी पीछे रह गए, हालांकि उसमें कोई कमी कोई कोताही नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, वो ये बात नहीं कह सकते कि हमने तो गलती ही कोई नहीं की। हालांकि वक्त तो गुजर गया उनके लिए भी और नई प्रोडक्ट फील्ड में आ चुकी जो कि पीटीआई है। लेकिन पीटीआई क्यों कामयाब हो रही है सियासी तौर पे? इसलिए उसने इन रोड्स क्यों बनाई हैं एस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, मीडिया में, अवाम में, हर तबके में? इसलिए कि वो नई प्रोडक्ट नए सॉफ्टवेयर के साथ आई है। पुराना सॉफ्टवेयर, पुराना इक्विपमेंट, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोई कोताही ना भी करते तो वक्त बदल गया था, लेकिन उन्होंने तो बहुत कोताहियाँ की। और सबसे बड़ी कोताही तो आज से 2 साल पहले जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और फिर उसके बाद फौरी इंतखाबात में नहीं गए। तो ये एक बात, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके बावजूद ये गलतियाँ मैंने बताई माजी की, इसके साथ साथ ये हो रहा है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान आपस में भी इख्तलाफात हैं। और इख्तलाफात की वजह ये है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध लगाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे एग्री नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि बजट में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे ज़राई टैक्स पे। और तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी को जब वो लाहौर दौरे पे गए तो उन्हें रिसीव नहीं किया। इस वजह से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह कहा कि नून लीग को हुकूमत करनी नहीं आती, हुकूमत बनाना और गिराना हम जानते हैं। और लेकिन अब बात यह है कि वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। देखना यह है कि 2017 में भी धरना था, आज भी धरना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तब भी मुश्किल में थी, आज भी मुश्किल है। क्या वो हुकूमत में रह के ही इन मुश्किलात से छुटकारा पाना चाहते हैं, या कल जो मीटिंग उनकी मरी में हो रही है उसमें वो किसी नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं? देखते हैं इस पर क्या बनता है। गुड नाइट।